नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर सभी लर्नर्स का, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज हम जितने इसके पहले थ्योरेटिकल सेशन पीरियाडिक टेबल से या तत्वों के वर्गीकरण से करवाए थे, आज उन्हीं पर सवाल आपसे पूछेंगे। सारे सवालों का कलेक्शन हमने किया है। कुल सवालों की संख्या आज के सेशन में 10 है और उन 10 सवालों पर एक एक सवाल पर कंप्लीट स्टडी हम आपकी करवाएंगे। यह जो सेशन हमारा है यह नीट, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, नर्सिंग और पीएनएसटी के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि सवालों को वहीं से हमने जोड़ा है। इसके पहले के थ्योरेटिकल सेशन में पीरियाडिक टेबल हमने आपको बताई थी। पीरियाडिक टेबल में जो वर्गीकरण था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इस पर डिस्कशन किया था। लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज क्या होती है इसको आपको समझाया था। आज बारी है उस पर सवाल पूछने की। आज हम बताएंगे आपको कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल कैसे ढूंढे गए, सवाल कैसे पूछे गए। ये आज बताने के लिए 10 सवाल डिस्कशन के साथ हम लेकर के आए। इसके पहले जब हम सेशन की शुरुआत करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको आज और भी लिखवाएंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम नहीं कर पाते अथवा उनसे हमसे चूक होती है। वो 10 महत्वपूर्ण पॉइंट या 12 महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी हमारे पास हैं वो पहले हम लिख करके आपको समझा देंगे। अक्सर स्टेट पीएससी में उन सवालों को पूछा गया है, नीट में भी पूछा है, यूपीएससी में भी पूछा है, एसएससी में पूछा है। और यहीं पर आपको ये भी बताते चले कि नीट की परीक्षा के लिए कई बच्चों ने अपने मैसेज हमें किए हैं कि कौन सी बुक ली जाए, कौन सी गाइड ली जाए। आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि नीट के लिए आप 11th और 12th की जो भी बुक है आप सिर्फ उसी को पढ़ लीजिए। एसेसरी के रूप में या डिस्कशन के रूप में आप जो भी चाहें उस सब्जेक्ट की लीजिए या सवाल हमसे पूछ लीजिए। इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा, उससे ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चे ने ये भी सवाल पूछा है कि क्या हम पिछले 14 सालों के सवालों का कोर्स पढ़ लें, हमारा पूरा हो जाएगा? ऐसा नहीं। पहले आपको 11th और 12th की जितना थ्योरेटिकल डिस्कशन है उस पर आपका कमांड होना जरूरी है। यदि आप पूरी तरह से थ्योरी पढ़ लेंगे तो चाहे 14 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, सारे उत्तर आप कर पाएंगे। यदि आप ये चाहते होंगे कि 14 साल के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा क्योंकि वो जो उत्तर बताता है एक सवाल के साथ सिर्फ उस सवाल का डिस्कशन करता है। आपको ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए उसी सवाल को वो दूसरे ढंग से घुमा करके पूछ देगा, फिर आप नहीं कर पाओगे। इसलिए पूरी की पूरी थ्योरी आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ना है। स्टेट पीएससी वाले बच्चों का सवाल था जो कल मिला है। स्टेट पीएससी वालों ने सवाल पूछा था कि कितनी गहराई में हमें साइंस को पढ़ना है। देखिए, यदि आप ये सोचते हो यूपीएससी वाले या स्टेट पीएससी वाले कि सवाल सरल आएंगे, आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि सवाल सरल आएंगे। ये पक्का है कि यदि आप थ्योरी पूरी तरह से मजबूत रखेंगे तो सवाल आपके लिए सरल हो सकता है, लेकिन इसकी गारंटी है कि सवाल सरल नहीं आएंगे। आप किसी भी परीक्षा में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि बैठते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेने का मतलब यह है कि सामान्य बच्चों से अलग आपकी पहचान बने। और अलग आपकी पहचान तभी बनेगी जब आपके थ्योरेटिकल साइट मजबूत हो। इसलिए थ्योरेटिकल साइट को मजबूत करते हुए, थ्योरी को पढ़ते हुए तभी आप आगे बढ़ें। प्रश्नों को याद ना करें, उत्तर को याद ना करें, थ्योरी को मजबूत करें। थ्योरी पर जो भी सवाल हो वो आप हमसे पूछें, हम आपको थ्योरी
अगले वीडियो में फिर से बार बार लाते रहेंगे। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है YouTube चैनल पर आपको क्लास देने का, कि मान लीजिए आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फीस 1 लाख से 2 लाख 2.5 लाख है। जो बच्चे इतना एफर्ट नहीं कर सकते उनके लिए हमने अपना ये चैनल बनाया है, और ये इस चैनल के माध्यम से यदि वो रेगुलर क्लास लेते रहे तो सफलता उनके नज़दीक होगी। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बता दें, जब आप क्लास को देखें तो उस क्लास की स्पीड को ना बढ़ाएं, क्योंकि हम लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। जरूरी नहीं है कि सारी बातें जितनी बोल रहे हैं वो लिखी हो, इसलिए हमारी आवाज को सुनते हुए और तब आप उस पूरे वीडियो को पढ़ें, बार बार आगे पीछे करके पढ़ें, उसको समझें, और जब तक समझ ना आए तब तक उसको देखते रहें। नहीं समझ में आता तो ये हमारी क्लास आज से 5 बजे लाइव हुआ करेगी। 1 घंटे का सेशन होता है, 5 बजे हम लाइव मिलते हैं। 5 बजे आप हमारे साथ जुड़िए, कमेंट सेक्शन में आप हमसे सवाल पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और यदि जरूरत हुई तो उसका अगला वीडियो उसी टॉपिक पर, एग्जैक्ट उसी टॉपिक को पकड़ते हुए अगला वीडियो तैयार कर देंगे। सेशन को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपको बताते चलें कि सेशन को सब्सक्राइब करना, सेशन को लाइक करना, सेशन को शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जब आप सेशन को सब्सक्राइब कर लोगे, लाइक कर लोगे, शेयर कर लोगे तो हम मोनेटाइज होंगे और उसी तरह की क्लास आपको दे पाएंगे जैसे अनअकैडमी पर देते हैं। इसलिए 5 मिनट का बढ़ना, सब्सक्राइबर का बढ़ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये ध्यान रखिए। यदि आप उस तरह की क्लास चाहते हैं तो ये जिम्मेदारी आपको निभानी होगी। और उस तरह की क्लास के लिए जब आप हमारे साथ सीधे लाइव होंगे, जैसा ही प्रश्न हमारा जाएगा वैसे तुरंत आप पूछेंगे या सीधी हमारी आपकी बात हो जाएगी। इसलिए ये जिम्मेदारी आप निभाइए, पढ़ाने की जिम्मेदारी हम निभाते हैं। तो चलें सेशन की ओर, और वो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हम आपको बताना चाहते हैं। आज जो सवाल होगा वो पीरियाडिक टेबल के गुणों पर होगा, आवर्त सारणी के गुण। जिस बच्चे को आवर्त सारणी पूरी तरह से आती है, कहीं से भी सवाल आए, तत्व यौगिक मिश्रण, कहीं से भी सवाल, अक्सर सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीरियाडिक टेबल पर ही पूछता है। वो पूछता है कि यदि हम आवर्त में नीचे से ऊपर जाते हैं तो किस गुण की वृद्धि हो रही है, किस गुण की घटी हो रही है। बच्चे याद करते हैं, उसको याद मत करिए। बार बार हमने 3 से 4 सेशन आवर्त सारणी पर गुजारे हैं। यदि आपने हमारे सारे वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं। फिर से आपको एक बार आवर्त सारणी दिखा दें। यस ब्लॉक कहाँ है? यस ब्लॉक में हमने आपको बता दिया कि इधर क्षारीय धातुएं हैं, इधर क्षारीय मृदा धातुएं हैं। इनके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर 3D, 4D, 5D, 6D, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सब कुछ हमने आपको बता दिया। इतने के बाद भी यदि कोई आपके मन में सवाल है तो आज हम ठीक 5 बजे लाइव रहेंगे। आप हमसे सवाल पूछेगा, उसका सीधा उत्तर हम आपको देंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम आज आपको बताना चाहते हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या रीजनिंग में भी पूछा जाता है। कल एक एसएससी का पेपर देख रहे थे, उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के वो सवाल हमको मिले, इसलिए हमने सोचा कि अपने उन बच्चों को भी बताएंगे जो नेट की परीक्षा दे रहे हैं, जो यूपीएससी दे रहे हैं, जो पीएससी दे रहे हैं, उनको भी ये जानना जरूरी है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से जो तत्वों के बारे में है, पीरियाडिक टेबल के बारे में है, पहला पॉइंट बच्चों हम लिख रहे हैं। ध्यान से इस पॉइंट को समझिए। सबसे हल्का तत्व, ये सवाल था, सबसे हल्का तत्व, ये आपको पता होना चाहिए। और एक प्रश्न में, एक पीएनएसटी के पेपर में तो पूछ दिया, सबसे हल्का तत्व जो अधातु है उसका नाम बताइए, जो नॉन मेटेलिक कंडीशन में है उसका नाम बताइए। आप लिखिएगा सबसे हल्का तत्व, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अधातु, मतलब जो धातु नहीं है, नॉन मेटल है, वो कौन?
उसके आगे बराबर करके इस तरह से नोट्स बनाने की प्रक्रिया आपको सिखा रहे हैं। सबसे हल्का तत्व, वो भी अधातु, वो है हाइड्रोजन। ये ऑब्जेक्टिव भी बना करके पूछ सकता है, सीधा आपसे पूछ सकता है, किसी भी तरह से पूछे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों आपको याद होने चाहिए। दूसरा शब्द, एक सवाल ये भी था कि सबसे हल्का तत्व तो पूछ लिया, सबसे भारी तत्व। ज्यादातर बच्चों से ये बन रहा होगा, सबसे भारी तत्व। तो इसके आगे बराबर करके लिख लीजिएगा ऑस्मियम। ऑस्मियम लिखिएगा, ऑस्मियम। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमको सपोर्ट करते रहिए। कमेंट बॉक्स में हमारे प्रश्न पूछने के बाद तुरंत आप लिखिए, यदि आपको जानकारी है तो आप लिखिए। हालांकि उत्तर तो हम बताएंगे ही आपको। सबसे हल्की धातु, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल है। इसके बारे में आप जानते हैं, लिथियम सबसे हल्की धातु। एक सवाल मध्य प्रदेश पीएससी ने पूछा। अब इसको देख करके आप कह दोगे साहब मध्य प्रदेश पीएससी में तो बहुत हल्की साइंस आती है। इस प्रश्नों को देख करके आप ऐसा मत समझना कि वो बहुत, क्योंकि जब वो उत्तर देता है, ऑप्शन देता है, तो उत्तर कितने नजदीक होते हैं कि आपको उत्तर करना मुश्किल होता है। तो सबसे हल्की धातु। और आजकल ये भी समझ लो, पीएससी का पैटर्न यूपीएससी पर चला गया है। थ्योरी पढ़ोगे तो पीएससी के एमसीक्यू कर पाओगे, थ्योरी नहीं पढ़ोगे कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप उत्तर कर पाओ। सबसे हल्की धातु हो गई। द्रव धातु कौन सी है? लिक्विड द्रव धातु, इसको तो आप जानते हो, पारा। 5वां पॉइंट हम आपको लिखाने जा रहे हैं, ये तो द्रव धातु थी। यदि हम आपसे पूछें कि द्रव या लिक्विड कंडीशन में नॉन मेटल हो तो बताओ, कोई बच्चा बताए? हम इंतजार कर रहे हैं। 60 सेकंड हम आपका इंतजार करेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें बता दो। द्रव लिखे देते हैं, द्रव अधातु। हो सकता है आपको उत्तर आता हो सकता है ना आता हो। अब इसके बाद आएगा, इसका नाम होता है ब्रोमीन। एक सवाल ये पूछा गया कि विद्युत किस धातु में बहुत तेजी से बहती है, कोई बिजली का नुकसान नहीं होता, वो धातु कौन सी है? 6वां पॉइंट, सबसे अच्छा सुचालक। सवाल ऐसे ही था, सबसे अच्छा सुचालक। वो भी धातु। सबसे अच्छा सुचालक धातु पता है, चांदी होती है। इसको सिल्वर बोलते हैं। आपके आसपास यदि विद्युत मंडल का कार्यालय हो तो जाकर के उसको बोलिए कि यदि आपको बिजली बचानी है, कोई लॉस ना हो, लाइन लॉस ना निकले, इसके लिए आप चांदी का तार लगवा दो। कोई लॉस नहीं हो, लाइन लॉस 0। क्यों? क्योंकि चांदी का तार विद्युत का सुचालक होगा। वो मना कर देगा, वो कह देगा लगा तो देंगे हम तुम्हारी सलाह पर तुम तो काट ले जाओगे रात को। ऐसे तो तार को छोड़ते नहीं जो हम लगाते हैं। तो सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वो चांदी है। चलिए 7वें पॉइंट को, 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे अच्छा नॉन मेटेलिक कंडक्टर कौन है? फिर हमारे सवाल को सुनिए। आज सवालों को हमने कुछ नए सिरे से
नए तरीके से ढूंढा और नए तरीके से आपसे पूछ रहे हैं, इसका भी जवाब आप दीजिए। सबसे अच्छा नॉन मेटेलिक आधात्विक चालक बराबर इसमें लिखिएगा ग्रेफाइट। यूपीएससी ने पूछा था डिस्क्रिप्टिव सवाल में कि ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉप है, किसका अपरूप है। तो इसका तो जानते हो, लिख लो, यही लिख लो, यूपीएससी भी डिस्कस हो जाए हमारा। ये कार्बन का अपरूप है। चलिए, एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है तत्वों के बारे में कि सबसे अधिक तन्य या डक्टाइल। डक्टाइल मतलब ठोकते जाओ वो लंबा होता जाए। सबसे अधिक तन्य कौन है? सबसे अधिक तन्य तथा जिसमें आघात वर्धनीयता हो। आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब होता है घात। आघात का मतलब हथौड़ा उठाओ और घात मारो। और वर्धनीयता का मतलब होता है बढ़ना। किसी चीज पर इतना ठोको कि वो लंबा होता चला जाए, फैलता चला जाए, चौड़ाई उसकी बढ़ती जाए, लंबाई बढ़ती जाए। ये गुण कहलाता है आघात वर्धनीयता। एक दिन डिस्कशन करेंगे इन प्रमुख गुणों पर भी, एक वीडियो बनाएंगे तन्यता पर, आघात वर्धनीयता पर, इन प्रोसेस को भी आपको समझाएंगे। तो सबसे अधिक तन्य और सबसे अधिक आघात वर्धनीयता का गुण किस में पाया जाता है? इसका जवाब आपको देना है सोना या ए। गोल्ड भी इसको बोलते हैं, इतना तो जानते होंगे। नौवां सवाल जो आज के पेपर में, जब हम क्लास को लाइव कर रहे हैं उसके पहले जब हमने पेपरों में देखा तो एक सवाल और पूछा कि जितने भी तत्व हैं, जितने भी धातुएं हैं, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है, ज्यादा रिएक्टिविटी कौन दिखाती है। तो ये भी सवाल, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। इसका सही जवाब है सीजियम। सीएस इसको बोलते हैं। अब इसी पर एक सवाल हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं 10वें पॉइंट पर कि सबसे अधिक, पूछ सकता है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु नॉन मेटल कौन सी है जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है? इस पर भी बहुत सारे बच्चों को उत्तर आ रहा होगा, लिखिए ना कमेंट बॉक्स में। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु जो होती है वो होती है फ्लोरीन। इसका आप जब नोट्स बनाइए सिस्टमेटिक बनाइएगा। सिस्टमेटिक नोट्स इसको बनाते समय इधर को इसको कलर कर लीजिएगा। गुण तो आपको दिखेगा, इसको कलर कर लीजिएगा, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। 11वां सवाल फिजिक्स के, ये सवाल रेलवे में पूछा गया था कि ऐसी धातु को बताइए, ऐसी धातु का उदाहरण बताइए जिसमें उच्च गलनांक होता है, उच्च मेल्टिंग पॉइंट होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। पता है आपको? यदि पता है तो उत्तर लिखिए, नहीं पता तो हमारा देखिए, सबसे
अधिक गलनांक वाली धातु। सबसे अधिक गलनांक वाली धातु है टंगस्टन। देखो, एक बल्ब जो है कंटिन्यूअस आपको प्रकाश देता रहता है, गर्म भी हो जाता है क्योंकि और चाहे तो नष्ट हो जाए, पर उसका गलनांक बहुत तेज होता है, इसलिए प्रकाश ज्यादा होता है। जितने वाट का, जितने पावर का होता है, तो इसका सही जवाब होगा टंगस्टन। 12वां महत्वपूर्ण पॉइंट, ऐसा सवाल यूपीएससी ने पूछा। देखिए, यूपीएससी वाले जो सवाल पूछते हैं तो एक ही प्रश्न में दो दो सवाल, दो दो उत्तर डाल देते हैं। देखिए, हम लिख क्या रहे हैं, उच्चतम आयनन विभव। इसके पहले वीडियो में आयनाइजेशन पोटेंशियल हमने आपको पढ़ाया। अब यहां पर फिर से बता करके हम समय जाया नहीं करेंगे। उच्चतम आयनन विभव वाला तत्व जानते हो क्या? बताओ बताओ, तब लिखेंगे। उच्चतम आयनन विभव वाला तत्व होता है हीलियम। इसी के साथ 13वां पॉइंट भी जोड़ रहे हैं। उच्चतम हो गया तो निम्नतम बता दो। निम्नतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम। याद कर लो बच्चों, ऐसे सवाल जो आज हम आपको टू द पॉइंट बता रहे हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। 14 नंबर का पॉइंट देखिएगा, पूछेंगे सवाल आपसे, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। उच्चतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला। इसके पहले हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की परिभाषा आपको बता चुके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन से दोस्ती। एफिनिटी का मतलब है दोस्ती, जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी ग्रहण करे। उच्चतम किसमें होगा? ये आप आवर्त सारणी पर फिर से एक बार जाओ तो आपको याद आ जाएगा। उच्चतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला तत्व कौन सा होगा? बताओ बताओ। अब यदि आप लाइव होते तो हम समझ लेते, एक एक को पूछ लेते। अब चूंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो आप तो अभी दिख नहीं रहे हो, शाम को 5 बजे लाइव मिलोगे तब पूछेंगे उच्चतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला तत्व। अब बहुत जल्दी बच्चों, यदि आपने 5 मिनट को बढ़ा लिया तो बहुत जल्दी हम लोग लाइव मिलेंगे इसी चैनल पर। उच्चतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला तत्व होता है क्लोरीन। पंद्रह नंबर का महत्वपूर्ण पॉइंट, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। अब बता दो, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा फ्लोरीन। ये सारे सवाल आपके पेपर से ही निकाले गए। पीएनएसटी का सवाल है, 2012 में पूछा गया, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? 16वां महत्वपूर्ण पॉइंट,
सबसे प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम करता है? सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? हो सकता है ना पता हो, ये सवाल यूपीएससी ने पूछा था। लिथियम। गैसीय तत्वों का समूह कौन सा कहलाता है? यूपीएससी ने इस सवाल को कैसे घुमा करके पूछा था, ये 17वें पॉइंट पर लिख रहे हैं, शायद आपके समझ में आ जाए। एक परमाणविक एक परमाणविक गैस। अब कमेंट बॉक्स में हमें समझाओ, जो हमने लिखा एक परमाणविक गैसेस, एक परमाणविक गैस कह लो या गैसीय तत्वों का समूह, या गैसीय तत्वों का समूह। ये कौन सा है? ये उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, इसके कई नाम हैं। अक्रिय गैस समूह है, अक्रिय गैस समूह भी इसको बोलते हैं। इसको उत्कृष्ट गैस समूह भी बोलते हैं। याद कर लो, उत्कृष्ट क्यों बोलते हैं? अरे भैया, इसको सब कुछ बिल्कुल सब पूरा है, इसको खाने पीने की, इलेक्ट्रॉन ना देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है, सब कुछ भरा पूरा है, इसीलिए इसको उत्कृष्ट बोला गया। अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, और इसी को शून्य समूह भी कहते हैं। तीन नामों से जाना। 18वां, कुछ बच्चों को पता हो, मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु का नाम बताइए। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु। मिट्टी के तेल में किसको रखा जाता है? आपने 10th 11th 12th में जब प्रैक्टिकल किया होगा, लैब में गए होगे, तो मिट्टी के तेल से एक धातु निकाली गई होगी। जिनने किया होगा उनकी बात बता रहे हैं, जिनने नहीं किया कोई बात नहीं। मिट्टी के तेल में याद रखना सोडियम को रखा जाता है। 19वां पॉइंट, आपकी हड्डी में कौन सा है? यह भी सवाल मध्य प्रदेश पीएससी ने पूछा। आपकी हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है? उसने हड्डी नहीं पूछा, उसने पूछा आपके दांतों में कौन सी धातु पाई जाती है। आप बताओ हमें, क्या दांतों में और हड्डियों में एक ही समान धातु पाई जाती है? बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या हड्डी में और दांत में एक तरह की धातु है? लिख लो 19वां पॉइंट, हड्डियों यानी बोन्स में तथा टीथ में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। दोनों में कैल्शियम है, हड्डी में भी है और दांत में भी है। और अंतिम 20वां महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए, 20वें पॉइंट में हमने पूछा कि इस संसार में जो आवर्त सारणी में तत्व रखे गए, इस संसार में सबसे विषैली, सबसे पॉइजनस धातु कौन सी है? इसको खा लो, कई रोग इससे फैलते हैं, खासकर ये रोग दक्षिण अफ्रीका में फैले हैं। वो धातु का नाम बताइए जो सर्वाधिक विषैली है। लिख लीजिएगा सवाल भी, सर्वाधिक विषैली
धातु, प्लूटोनियम सर्वाधिक विषैली धातु है। तो ये 20 महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सवालों से कुछ हमने अपनी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण सवाल तत्वों के वर्गीकरण वाले चैप्टर से निकाल करके आपको लिख दिए हैं। आप इसका बढ़िया नोट्स बनाइए, बढ़िया तैयार कीजिए। इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को 1 से लेकर के 20 सवाल आज आपको टू द पॉइंट लिखाए हैं। जब कभी भी सेशन पर आए तो सेशन में आपकी तैयारी, क्योंकि शेयर लिंक जो है हम आपको बता देते हैं कि अगले 5 घंटे बाद हमारी ये क्लास लाइव होगी और इस क्लास में हम क्या पूछने वाले हैं, तो आप ईमानदारी से घर में बैठ करके उसको पढ़ लीजिए चैप्टर को, तब सवालों को करने की आइए। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है। क्यों? क्योंकि 5 मिनट बढ़ाना है। अब चलते हैं एमसीक्यू सेशन पर। आज 10 सवाल हमारे पास हैं। इन 10 सवालों का पूरा डिस्कशन भी हम करेंगे, पूरा का पूरा डिस्कशन। उसके लिए ये देख लो, हमने डिस्कशन के पेज भी लगाए। एक भी सवाल का वो उत्तर क्यों होगा, ये भी हम आज लिखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये। एनसीईआरटी के बेस सवाल हैं, नेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीएनएसटी की परीक्षा के लिए, एसएससी की परीक्षा में भी 1-2 सवाल हैं, रेलवे की परीक्षा से भी सवाल हैं, यूपीएससी पर भी सवाल हैं। उन सवालों में 10 सवाल आपके लिए। पहला सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो पीरियाडिक टेबल पर है। एक बार ईमानदारी से आप फिर से पीरियाडिक टेबल को देख लीजिए। ये रही हमारी पीरियाडिक टेबल। पहले पेज पर हमने पीरियाडिक टेबल लगाया है, फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर 13वें ग्रुप पर यह पहला सवाल पूछा गया है। 13वां ग्रुप ध्यान से देख लीजिए, बोरान है। और 13वें माने सेकंड आवर्त की बात, पहला सवाल जो है सेकंड आवर्त पर पूछा गया है, यानी सीधी सीधी ऐसी लाइन पर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन पर यह पहला सवाल आपके लिए ये रहा। पहला सवाल। अच्छा, ये पहला सवाल पूछे, इसके पहले मेंडलीव दादा का सवाल पूछ लें, फिर इस पर आते हैं। मेंडलीव ने उसकी आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए कौन से मुख्य गुण का प्रयोग किया। मेंडलीव ने उसकी आवर्त सारणी, अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए कौन सा मुख्य गुण का प्रयोग किया। मध्य प्रदेश पीएससी का यह सवाल पहला। परमाणु भार, एटॉमिक वेट। नंबर 2, या इसको ए कह लीजिए, इसको बी कह लीजिए, परमाणु क्रमांक। सी में ऑप्शन है मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, और डी में नन। मतलब जितना हमने लिखा उसमें से कोई भी नहीं।
आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत करने में इन 4 गुणों में से किसी एक गुण का इस्तेमाल मेंडलीफ ने किया। आपको बताना है सही जवाब क्या है। जब हम इस पर उत्तर बताने आएंगे तो इसका विस्तार से 4 लाइन लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। दूसरा सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियाडिक टेबल पर यह सवाल है। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में आवर्त में पीरियड की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, सवाल से भटकना नहीं कि आप ग्रुप वाला उत्तर दो। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में पीरियड यानी आवर्त के मान दर्शाता है। नीट का सवाल है। मॉडर्न पीरियाडिक यानी आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त के मान दर्शाता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर। दूसरा एटॉमिक वेट। अब यदि आपने आवर्त सारणी परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान इसको कहेंगे, परमाणु, थोड़ा सोच विचार करके प्रश्न को करने की कोशिश कीजिएगा। सी में लिख रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और डी द्विसंगी द्विगंसी क्वांटम संख्या। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में पीरियड का मान यदि समझना हो या पीरियड को समझना हो, आवर्त को समझना हो, तो कौन से गुण का अनुसरण करोगे? क्या वो परमाणु क्रमांक होगा, क्या वो परमाणु द्रव्यमान होगा, क्या मेन मुख्य क्वांटम संख्या होगी या द्विगंसी क्वांटम संख्या होगी? सही जवाब करने की कोशिश कीजिएगा। इसके लिए भी हमने डिस्कशन आज लिखकर बताएंगे, थ्योरी आज लिख करके बताएंगे। ये था हमारा दूसरा सवाल। तीसरे सवाल पर आते हैं। निम्न में से, यूपीएससी का यह सवाल, निम्न में से आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में असत्य कथन है। सोच विचार लीजिएगा। असत्य कथन आपको बताना है, जो फॉल्स है वो बताना है। ट्रू पर टिक न ठोक दीजिएगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं पी ब्लॉक में 6 कॉलम होते हैं। 6 कॉलम होते हैं क्योंकि, थोड़ा आराम से समझ करके तब उत्तर करना, क्योंकि पी सेल या कोष के सभी कक्षकों में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ाया है, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं।
बी ऑप्शन। असत्य बताना है, यह भी ध्यान रखना, बी। डी ब्लॉक में डी ब्लॉक में 8 कॉलम होते हैं, 8 कॉलम होते हैं, क्योंकि डी उपकोष के सभी कक्षकों में सब सेल की अब यहां बात कर रहे हैं, फिर से देखना, डी उपकोष के सभी कक्षकों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर से आपको याद दिलवा रहे हैं कि इसमें सिर्फ आपको फॉल्स बताना है। तीसरा सी पॉइंट में, प्रत्येक ब्लॉक में कॉलमों की संख्या उपकोष में, सब सेल में, उपकोष में भरने वाले इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर होती है। जब हम लिख रहे हैं तो आप हर पॉइंट को थ्योरेटिकल समझ लीजिए, तभी आप असत्य कथन को, यूपीएससी का सवाल है ये, निम्न में से आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। यदि आपने पिछला वीडियो ईमानदारी से पढ़ा होगा तो बहुत जल्दी आपसे जवाब बनेगा। और अंतिम ऑप्शन है इसका, अंतिम कोष के लिए ब्लॉक, अंतिम कोष के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या इसको यल से दिखाते हैं। एक दिन इस पर लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, पर जब तक, चूंकि अभी आपने हमसे कहा नहीं है कि क्वांटम नंबर भी पढ़ना है, यदि आपको क्वांटम नंबर पढ़ना होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, नहीं तो अपने आप पढ़िए, बड़ा सरल है, कोशिश आप करेंगे तो बहुत सरल है। ब्लॉक अंतिम कोष के लिए द्विसंगी क्वांटम संख्या यल को प्रदर्शित करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। निम्न में से आधुनिक, फिर सवाल को सुन लीजिए, निम्न में से आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में असत्य कथन बताना है। पी ब्लॉक में 6 कॉलम हैं,
क्योंकि पी सेल के सभी कक्षकों में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी ब्लॉक में 8 कॉलम हैं, क्योंकि डी उपकोष के सभी कक्षकों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में कॉलमों की संख्या उपकोष में या सब सेल में भरे होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ब्लॉक के अंतिम कोष के लिए द्विसंगी क्वांटम संख्या यल को प्रदर्शित करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इसमें गलत ऑप्शन आपको बताना है। डिस्कशन के पेज में हम इसका डिस्कशन पूरा करेंगे। चौथा सवाल, आवर्त एवं वर्ग यानी पीरियड एंड ग्रुप। आवर्त एवं वर्ग के रूप में Z बराबर 114 वाले तत्व को किस स्थान पर रखेंगे? एक 114 वाले को आप किस स्थान पर रखेंगे, ये सवाल है। सीधा सीधा सवाल है। ए में हम लिख रहे हैं आवर्त 5 समूह 6, पीरियड 5 और ग्रुप 6। ये समझ रहे होंगे, ये आवर्त है और ये समूह। बी ऑप्शन दे रहे हैं पीरियड 7 और ग्रुप 14 में। सी ऑप्शन दे रहे हैं आवर्त 5 और जी यानी ग्रुप 10 में। और डी ऑप्शन दे रहे हैं आपको आवर्त 3 यानी पीरियड 3 और ग्रुप 13 में। सही जवाब कीजिए। सही जवाब जब करिएगा तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि क्यों आपने ए कहा, क्यों बी कहा, क्यों सी कहा, क्यों डी कहा। रट के नहीं जवाब देना, इसका भी डिस्कशन हम करेंगे। 5वां सवाल, आवर्त सारणी के 17वें वर्ग एवं तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्व के परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के परमाणु क्रमांक को चिन्हित कीजिए। पीएनएसटी का सवाल नीट में भी पूछा है। ए ऑप्शन दे रहे हैं 17, बी ऑप्शन दे रहे हैं 18, सी ऑप्शन दे रहे हैं 19 और डी ऑप्शन दे रहे हैं 20। आवर्त सारणी का 17वां एवं तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्व के एटॉमिक। देखिए, आवर्त सारणी पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम करवा पाएंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपको आवर्त सारणी याद हो जाएगी। क्योंकि एक बच्चे ने हमको मैसेज किया था कि आज तक हमारी आवर्त सारणी समझ में नहीं आई। हमने ये बीड़ा उठाया कि आज से आपको आवर्त सारणी बिल्कुल दिमाग पर रहे, याद रहे, इसीलिए ज़्यादा सवाल करवा रहे हैं, कठिन सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सवाल 5वां सवाल करने की कोशिश कीजिए, इस पर डिस्कशन भी हम करेंगे। 6वां सवाल आपके स्क्रीन पर, इस पर सवाल नीट का ये सवाल पहले समझने की कोशिश कीजिए के लिए NS2 NP4 ये डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ा चुके हैं आपको।
बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व की स्थिति को बताइए। स्थिति बताना है कि ये कॉन्फ़िगरेशन वाला तत्व कहाँ है, ये हमने सवाल पूछा है। ए में देखिएगा, तृतीय आवर्त यानी थर्ड पीरियड में और 16 समूह में। बी ऑप्शन दे रहे हैं द्वितीय आवर्त 15वां समूह, द्वितीय आवर्त और 15 समूह में। सी ऑप्शन दे रहे हैं तृतीय आवर्त 14वें समूह में। और डी ऑप्शन दे रहे हैं चतुर्थ आवर्त और 15वें समूह। इसका भी सोच विचार कर जवाब दीजिए, और नहीं बनता तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि नहीं बनता है, छिपे बैठे मत रहिए। एक तो क्लास से आते जाते रहते हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। आप कोशिश कीजिए जब क्लास में आ जाइए तो बीच में कितना भी ज़रूरी कोई नोटिफिकेशन हो, कोई भी ज़रूरी फ़ोन हो, मत अटेंड कीजिए। यदि क्लास की कंटिन्यूटी आपकी टूटेगी तो हमारा नुकसान नहीं है, नुकसान आपका ही है। उससे सब्जेक्ट से आप हटो नहीं। जब ज्वाइन कर लो तो फिर लगातार क्लास में बने रहो, इससे आपका ही फायदा है। तो ये 6वां सवाल। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर, समान समूह वाले तत्वों के समान भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। सही बात है, समान भौतिक गुण होगा, समान रासायनिक गुण होगा। क्यों? ए ऑप्शन दे रहे हैं, समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बी, असमान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सी में समान आणविक, सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, समान आणविक आकार। और डी ऑप्शन दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं। सही जवाब कीजिए। इस प्रश्न का भी हम एक कंप्लीट डिस्कशन आगे लेंगे। 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर है, बोरान, एल्यूमिनियम, Mg एवं के तत्वों
पोटेशियम के तत्वों पर विचार कीजिए। पर विचार कीजिए। ये एक सीरीज है, इधर बोरान, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, पोटेशियम के तत्वों पर। आप थोड़ा सोचिए हम क्या पूछ रहे हैं। तथा उनके धात्विक गुण, तथा उनके मेटेलिक प्रॉपर्टीज, यानी धात्विक गुण, धातु वाला गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टीज का घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम होगा। नीट में भी सवाल है, पीएनएसटी में भी सवाल है, और नर्सिंग में भी ये सवाल पूछा गया। Bl, Ag, Mg और पोटेशियम के तत्वों पर विचार कीजिए और उनके मेटेलिक प्रॉपर्टी या धात्विक गुण का घटता हुआ क्रम क्या होगा। ए में बता रहे हैं B, Al, Mg, पोटेशियम, मतलब इसका ज्यादा, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम का, फिर इसके बाद मैग्नीशियम का, फिर इसके बाद पोटेशियम का। कुछ बच्चे ये भी अर्थ नहीं समझते। बी ऑप्शन दे रहे हैं Al, Mg, B, पोटेशियम। सी ऑप्शन दे रहे हैं Mg, Al, K और B, और डी ऑप्शन दे रहे हैं पोटेशियम, Mg, Al और B। इसमें धात्विक क्रम का आपको घटता हुआ क्रम दिखाना है। बढ़ता हुआ में टिक मार दीजिएगा, सोच लीजिए, फिर इसके बाद उत्तर कीजिए। इस प्रश्न का भी हम डिस्कशन करेंगे। 9वां सवाल, बी, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिका। तत्वों पर विचार कीजिए। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन तत्वों पर विचार कीजिए तथा उनके नॉन मेटेलिक, उधर का सवाल और इधर का सवाल, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, अधात्विक गुण का सही क्रम बताइए। ये ऑप्शन दे रहे हैं बोरान, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। बी ऑप्शन में दे रहे हैं सिलिकॉन, कार्बन, बोरान, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। सी ऑप्शन दे रहे हैं फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरान, सिलिकॉन, और डी ऑप्शन दे रहे हैं फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन और बोरान। इसमें नॉन मेटेलिक को आपको सही क्रम में चुनना है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज को बताना है। और बच्चों,
इसका भी डिस्कशन करेंगे। और 10वां और सेशन का अंतिम सवाल आपके सामने है। सेशन में यह सवाल नीट में पूछा गया। नीट वाले बच्चे इस सवाल को देखिए और आपको कितनी गहराई में जाकर के पढ़ना है साइंस, इसका भी ध्यान रखिएगा। अंतिम सवाल है, सोच विचार कर इसका जवाब कीजिए। निम्न स्पीसीज पर विचार कीजिए। पहले तो ध्यान से समझ लीजिए। नाइट्रोजन 3- ऑक्सीजन 2- मतलब ऋणात्मक आवेश 2, फ्लोरीन 1 ऋणात्मक आवेश, सोडियम 1 धन आवेश, Mg 3 धन आवेश एंड एल्यूमिनियम 3 धन आवेश। इनको आयनिक त्रिज्या के आधार पर, इनको कल पढ़ाया है, इनको आयनिक त्रिज्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग में नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम, लगाओ। ए ऑप्शन दे रहे Mg2+, Al3+, नाइट्रोजन 3-, सोडियम प्लस, फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन 2-। जैसा ऊपर लिखा है बिल्कुल आप समझ गए। यदि बेसिक केमिस्ट्री आपको आती होगी, यदि आपने एटॉमिक रेडियस वाला वो आवर्त सारणी में जब नीचे से ऊपर बढ़ रहे थे या ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं गए थे, उस समय गुण ये पढ़ाया था। यदि आपको ध्यान आ जाएगा तो आपसे तुरंत उत्तर बनेगा। बी ऑप्शन दे रहे थे Al3+, Mg2+, Na+, फ्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2-, नाइट्रोजन 3-। सी ऑप्शन दे रहे हैं Al3+, Mg2+, N3-, Na+, फ्लोरीन माइनस, इज लेस देन का है O2-। और डी ऑप्शन दे रहे हैं N3-, O2-, फ्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस, Mg2 प्लस, Al3+। निम्न एक जाति के तत्व रखे गए हैं। इनके बढ़ते हुए क्रम में
आणविक त्रिज्या के आधार पर आपको लगाना है। यदि आपने पिछले के वीडियो को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये उत्तर बन जाएगा। ये उत्तर करने की कोशिश कीजिए। उत्तर बता दें, सेशन को पहले आपके लिए उत्तर बता दें, फिर आगे इसको बढ़ाते हैं। इस पर और भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले सवाल पर चलते हैं। आइए पहले सवाल पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए कौन से मुख्य गुण का प्रयोग किया गया? तो पहले सवाल का जवाब था परमाणु भार। एटॉमिक वेट को उन्होंने आधार माना था, और शायद आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे कि यहाँ लिख लीजिएगा, परमाणु भार को आधार माना गया, आधार माना मेंडलीव ने। ये भी जानकारी लिखिएगा कि उस समय 63, थोड़ा जानकारी को बढ़ाइएगा, तत्वों को आवर्त सारणी में 63 तत्वों को एटॉमिक वेट के आधार पर व्यवस्थित किया था। समान प्रकृति के तत्वों को समान समूह में रखा। ये भी लिख लीजिएगा, समान प्रकृति के तत्वों को समान समूह में। थोड़ा और विस्तार से थ्योरी को समझाने की ये कोशिश है, आप मेहनत कीजिए, आपसे बनेगा। दूसरा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर का सही जवाब होगा मुख्य क्वांटम संख्या। इसका भी डिस्कशन आपको हम लिखे देते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्त यानी पीरियड मुख्य क्वांटम संख्या के मान को प्रदर्शित करती है। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल हमने पूछा था, तो इसका सही जवाब होगा डी ब्लॉक में 8 कॉलम होते हैं, क्योंकि डी के उपकोष के सभी कक्षकों में सब सेल की बात कर रहे थे। यही एक असत्य है, बाकी ये तीनों सत्य हैं। कैसे, इसको भी लिखे देते हैं कि जो बी कथन है उसको सही इस प्रकार लिख सकते हैं, लिख लेना, बी कथन को सही इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मतलब उसमें गलती की है। डी ब्लॉक में 10 कॉलम है, क्योंकि डी उपकोष के सभी कक्षकों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन
आ सकते हैं। अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दिए गए सभी कथन। और इसमें आपने क्या लिखा था, बी कथन को पढ़िए जरा। डी ब्लॉक में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये लिख लेना कि बाकी ए, सी और डी ये तीनों कथन सही है। चौथा सवाल था कि किसमें इसको रखो, आवर्त वर्ग में जेड 114 वाले तत्व को किस स्थान पर रखोगे। आपने उत्तर किया कि नहीं किया नहीं पता। इसको आवर्त 7 में और ग्रुप 14 में रखेंगे। कैसे रखेंगे ये हम डिस्कशन में लिखे देते हैं। आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जेड 114 वाले तत्व को पी ब्लॉक अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, याद रखना, में रखा गया है। आवर्त 7वां यानी n बराबर 7 संयोजी के लिए समूह 14वां पी ब्लॉक के तत्वों के लिए समूह संख्या यानी ग्रुप का नंबर, समूह संख्या बराबर होगा, ध्यान से समझ लेना, 10 धन संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस बात को ध्यान में रखोगे तो इसका सही जवाब होगा बी। समझ गए। 5वां सवाल था कि 17वें वर्ग के तीसरे आवर्त में उपस्थित एटॉमिक नंबर को चिन्हित कीजिए। तो इसका एटॉमिक नंबर को आपने चिन्हित कर लिया होगा, नहीं किया तो करिए। कैसे ये 17 आएगा ये भी हम आपको बता दें। सामान्य विन्यास 17वें ग्रुप का सामान्य विन्यास, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, n s स्क्वायर p 5, यही है। तृतीय आवर्त में लिख लीजिएगा, थर्ड पीरियड में संयोजी कोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 3 है। अतः दिए गए तत्व के लिए संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3s स्क्वायर 3p5, 3s स्क्वायर 3p5।
तृतीय आवर्त में परमाणु की संख्या, तृतीय आवर्त में परमाणु की संख्या बराबर है 11 से प्रारंभ होकर Z18 पर समाप्त होती है। अतः दिए गए तत्व की परमाणु संख्या, क्या हो जाएगी? 10⁻7 बराबर 17। थोड़ा अपने से भी कोशिश करो समझने की। तो वीडियो को ठीक से ढंग से पढ़ते नहीं, वीडियो को ठीक ढंग से पढ़ो, तुरंत इसका आपको जवाब बनेगा। 6वां सवाल था कि n बराबर 3। तो 6वें सवाल का जो सही उत्तर होगा n बराबर 3 ns² np4 के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व की स्थिति क्या होगी? 6वें सवाल का सही जवाब होगा तृतीय आवर्त 16वां समूह। अब कैसे तृतीय आवर्त 16वां समूह होगा ये भी समझ लो डिस्कशन के पेज में। n बराबर 3 का क्या मतलब हुआ? n बराबर 3 के लिए ns² p4 विन्यास का अर्थ तत्व तीसरे आवर्त से संबंधित है। ये भी बात तय हो गई, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है। क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है। अतः पी ब्लॉक से संबंधित है। पी ब्लॉक के तत्वों की समूह संख्या, पी ब्लॉक के तत्वों की समूह संख्या बराबर होगा 10 धन संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ निकालोगे तो ये निकलेगा 10 धन 2 धन 4 बराबर 16। अतः तत्व 16वें समूह से जुड़ा है। बस इसमें क्या उत्तर दिया? 16वां समूह। बहुत बढ़िया। समान समूह वाले तत्वों के समान भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। यह तो बड़ा सरल सवाल है। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समान होता है। यानी इसका सही जवाब होगा सेम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन यदि इसमें है, दूसरे में भी बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनका जो दो तत्व होंगे, चाहे वो लिथियम हो और चाहे सोडियम, लिथियम सोडियम के गुण जो होंगे, जिनके तत्व के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होंगे। चलिए 8वां सवाल जो था उसका सही जवाब होगा आनन ऊर्जा। यदि समूह में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आनन ऊर्जा जो होती है कम होती है तथा धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है।
अतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक प्रवृत्ति घटती है। अतः बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति घटती है। इसलिए इसका सही जवाब होगा डी। पढ़ लेना। समूह में यानी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, ये चित्र बना चुके हैं। आयनन ऊर्जा घटती है, ये तो दिख रहा है, घट गई सा। और ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक प्रवृत्ति जो होती है, धात्विक प्रवृत्ति वो बढ़ती है। आवर्त में यानी पीरियड में यदि बाएं से दाएं गए, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक प्रवृत्ति जो होती है, धात्विक, वो घटती है। और यदि यही आवर्त में दाहिने से बाएं जाएं तो धात्विक प्रवृत्ति जो होती है, धात्विक प्रवृत्ति ये घटती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं, ये चिन्ह गलत है। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रवृत्ति है, देने की प्रवृत्ति वो भी घटती है। इसलिए सही क्रम क्या होगा, पोटेशियम ज़्यादा, फिर Mg, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम की, फिर बोरान आ जाएगा। इसलिए एक गुण को जब पढ़ना थ्योरी में तो एक गुण को तुलनात्मक पढ़ना, तब आपसे ये बन जाएगा। 9वां सवाल था कि समूह में, इसका सही जवाब होगा, ग्रुप की बात कर रहे हैं, समूह में सही जवाब होगा सी। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में हमेशा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे ऊपर से नीचे की ओर अधातु प्रकृति घटती है। ये भी लिख लेते हैं। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर अधातु प्रवृत्ति, अधातु प्रवृत्ति वो घटती है। सही है, ऊपर धातु है, फिर नीचे अधातु प्रवृत्ति, अधातु प्रकृति घटती है। परंतु आवर्त में दाएं जाने पर, परंतु बच्चों 1 मिनट रुकना, चाय पी लें। परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ती है, यह बढ़ती है। इसके कारण, इसके कारण आयनन ऊर्जा का आवर्त में बढ़ना, आयनन ऊर्जा का आवर्त में बढ़ना तथा वर्ग में घटना, वर्ग में घटना है। अतः दिए गए तत्व के लिए, अतः दिए गए तत्व के लिए अधात्विक प्रवृत्ति, अधात्विक प्रकृति घटने का क्रम, घटने का क्रम कौन सा होगा, सी। देख लेना बच्चों, आज के सेशन का ये अंतिम सवाल।
निम्न स्पीसीज पर विचार कीजिए। अंतिम सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका उत्तर पहले लिख दें फिर आपको बताएं। सम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की आयनिक त्रिज्या, सम इलेक्ट्रॉनी स्पीसीज की आयनिक त्रिज्या परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ, परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश का परिमाण बढ़ता है। समझ गए आप? ये बता चुके हैं। आयनिक त्रिज्या यहां लिख लेते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बढ़ने के साथ घटती है, बढ़ने के साथ घटती है। ये ब्रैकेट में जो लिखा है इसको अलग समझना है। सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की आयनिक त्रिज्या परमाणु क्रमांक जैसे बढ़ता है बढ़ने के साथ घटती है, अतः उनकी आयनिक त्रिज्या बढ़ने का क्रम अब आपके समझ में आ गया होगा। घटेगा तो पहले एल्यूमिनियम, फिर प्लस Mg, फिर सोडियम, फिर फ्लोरीन, और यदि इसका Z निकाल लोगे तो Z बराबर हो जाएगा ये 13, फिर 12, फिर 11, 13, 12, 11, 9, 8, 7, उसी क्रम से लिख लेना जैसे उधर लिखा हुआ है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का निकल आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा करके इस प्रश्न का उत्तर करोगे तो बन जाएगा। थोड़ा कठिन सवाल थे पर सारा डिस्कशन हमने लिख दिया है। तो बच्चों आज का सेशन अब यहीं पर रोकेंगे। यह हमारी क्लास आज 5 बजे लाइव होगी। इसके पहले यह सेशन हमारा 6 बजे शुरू होता था, उस समय को हमने परिवर्तित कर दिया है आपकी मांग के अनुसार। अब ये क्लास जो है शाम को 5 बजे लाइव होगी। 1 घंटे का पूरा ये सेशन चलेगा। यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारे साथ शाम को 5 बजे लाइव मिलिए। आप हमसे सवाल पूछिए, हम उसका आपको जवाब देंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। फिर नए सेशन में हमारी मुलाकात होती है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।